हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा सर इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए फिर, जैसा कि मैंने बताया था, आपको बोला भी था कि मैं कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आज जो वीडियो मेरा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में जानेंगे। आप जानते हैं फ्यूचर मीन्स भविष्य को कहते हैं। अक्सर पेरेंट्स भी कहते हैं कहीं आपका फ्यूचर ना खराब हो जाए, पढ़ाई करेंगे तभी आपका फ्यूचर बनेगा, अर्थात भविष्य। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात फ्यूचर में, भविष्य में कोई किसी कार्य का पूरा हो जाना। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय ए गिवन टाइम इन फ्यूचर। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां होता है जब कोई कार्य फ्यूचर टेंस से संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि वह अपने घर पहुंच चुका होगा, मेरी मम्मी ने खाना पका लिया होगा, यानी मम्मी के खाना पकाने का कार्य पूरा हो गया होगा। सोहन ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा, या सोहन अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। दोनों बात सेम ही है। आमतौर से जब लिया होगा, दिया होगा, गई होगी, ऐसे जब सेंटेंस के अंत में जब वर्ड्स आते हैं तो आप लोग सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ टेंस का ये सेंटेंस नो, बट ऐसा नहीं है, ये उसी टेंस का वाक्य है। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके रूल्स क्या हैं, उनके रूल्स हैं। फिलहाल तो उनका एक ही रूल है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, बाकी सारे रूल्स हम वन बाय वन आपको बताएंगे। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जो अर्थात जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस अदर्स। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। वे वहां पहुंच चुके होंगे। अब देखिए यहां चुके होंगे भी आ रहा है। दे विल हैव रीच्ड देयर। जैसा कि मैंने अभी बताया है रूल से कि इसका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर्स, पार्ट पार्ट में ऐसे करके हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। निगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, जैसा पिछले टेंसेज में आपने किया था। जो भी हेल्पिंग वर्ब था या ऑक्सिलरी वर्ब था, उसके बाद से आपने नॉट लगाया था, निगेटिव बन गया। इसमें भी वही करना है, शैल विल के बाद से नॉट लगाना है। रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर्स। मेरा छोटा भाई खाना नहीं खा चुका होगा, या यूं भी कह सकते हैं कि मेरे छोटे भाई ने खाना नहीं खाया होगा। माय यंगर ब्रदर विल नॉट हैव ईटन फूड। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जो अंग्रेजी का है, इंग्लिश ग्रामर का है, वो एग्जाम्पल से ही क्लियर हो पाता है। तुमने ताजमहल नहीं देखा होगा, या तुम ताजमहल नहीं देख चुके होगे। यू विल नॉट हैव सीन द ताज। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल है इसका, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे दिल्ली पहुंच चुके होंगे? क्या वे दिल्ली पहुंच चुके होंगे? Will they have reached Delhi? क्या उसने अपना नाश्ता कर लिया होगा, या क्या वह अपना नाश्ता कर चुका होगा? बात सेम ही। Will he have taken his breakfast? और इसमें जैसा कि मैं बताया, दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी ज्यों की त्यों रखते हैं, और उसका रूल ये होता है आपका, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है मैं आप बोल देता हूं, आप इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर शैल विल रखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अर्थात बस इतना करते हैं, इतना डिफरेंस होता है कि हम विल शैल से पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रख लेते हैं। वह वहां क्यों नहीं पहुंच चुका होगा, या वह वहां क्यों नहीं पहुंचा होगा। Why will he have reached there? वे क्या खा चुके होंगे। What will they have eaten? इसके बाद से आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका रूल होता है will shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस अदर्स। क्या मेरे पिताजी ने चाय नहीं पिया होगा? विल माई फादर नॉट हैव टेकन टी? और हम ड्रंक भी लगा सकते हैं, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक थर्ड फॉर्म, यानी पार्टिसिपल फॉर्म ड्रंक भी होता है, हम ड्रंक भी प्रयोग कर सकते हैं, और टेक टू टेकन होता है तो हम टेकन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा विल माई फादर नॉट हैव टेकन टी। क्या तेंदुलकर ने क्रिकेट नहीं खेला होगा? विल तेंदुलकर नॉट हैव प्लेड क्रिकेट? और इसमें भी टू टाइप के सेंटेंस आते हैं। अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए, कि जब वाक्य बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी ज्यों की त्यों सबसे पहले रखते हैं। कौन वहां पहुंच चुका होगा? ये जो सेंटेंस है इसमें हम हु की अंग्रेजी, अर्थात कौन की अंग्रेजी, जो हु है इसको सबसे पहले रखते हैं। हु विल हैव रीच देयर। लेकिन हु चूंकि इसके बीच में नहीं आया था, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वह क्यों नहीं खा चुकी होगी? Why will she not have eaten? वह कहां गया होगा, या वह कहां जा चुका होगा? कार्य पूरा हो गया। Where will he have gone?
और जैसा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट होते हैं, ये दो वाक्यों में आते हैं। जो पहला वाक्य होता है, जैसा कि मैंने बता दिया कि सिंगल वाक्य में आए हैं, लेकिन इसमें दो क्लास हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा। तो देखिए, वह जा चुका होगा, पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस कंजंक्शन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हम यहां सॉल्व करके देखते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका, तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा, तो वह जा चुका होगा, ये हम ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? He will have gone। पहले कंजंक्शन फिर लेंगे बिफोर, और तुम्हारे आने से पहले इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, बिफोर यू कम। यू कम अर्थात तुम आते हो। ये देख करके थोड़ा परेशानी हो जाती है स्टूडेंट्स को कि तुम्हारे आने से, ये यहां लिखा गया है तुम आते हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से कोई हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। उसके तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले मैं बाजार पहुंच चुका होऊंगा। किस तरह से करेंगे इसको? सबसे पहले मैं बाजार पहुंच चुका होऊंगा। आई शैल हैव रीच्ड टू द मार्केट बिफोर यू रीच द स्कूल। इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया। तो ये दो वाक्यों में भी ये टेंस आता है। इसमें दो उपवाक्य होते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग बीच में करते हैं, और जो पहले कार्य होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, और बाद में जो वर्क होता है, बाद में जो क्रिया होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। और अभी बच्चे ने पूछा है कब तक सीख जाएंगे? सीखने की कोई सीमा नहीं होती। स्टूडेंट्स, एक महात्मा के दो शिष्य थे, और उन्होंने पूछा, गुरुजी हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं ईश्वर की, कितना समय लगेगा ईश्वर को प्राप्त करने में? बारी बारी से प्रश्न उन्होंने किया था। पहला आया, पहले से पूछा, पहले ने प्रश्न किया, उत्तर दिया गुरुजी ने कि कम से कम 100 साल लगेंगे। निराश हो गया, बोला 100 साल लगेंगे, बड़ा मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल। चला गया। दूसरा आया, दूसरे ने भी पूछा, गुरुजी कितना समय लगेगा? गुरुजी ने कहा, बच्चा 100 साल तो लग ही जाएंगे। दूसरा जो शिष्य था वो बोला, मात्र 100 साल? 100 साल में ही खुदा मिल जाएगा, 100 साल में ही परमात्मा मिल जाएगा, अरे तो बड़ा कम समय है। फिर गुरुजी ने दोनों को बुलाया और बोला, तुमको ईश्वर कभी नहीं मिल सकता, तुम कभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। पहले वाले से और दूसरे वाले से कहा,
तुमसे तुम्हारा साक्षात्कार परमात्मा से हो जाए, ये 100% सुनिश्चित है। बिकॉज someone has said faith and zeal are the two wings of success. विश्वास और उत्साह सफलता के दो पंख। जब हमें विश्वास ही नहीं है कि हम कोई कार्य कर लेंगे, सीखने का विश्वास मन में नहीं है और सीखने का उत्साह नहीं है, ये दो चीजें नहीं है, ये दो एलिमेंट्स आपके अंदर नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये दो चीजें आपके अंदर हैं तो आपको एवरेस्ट तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। आपके कदम निश्चित रूप से सफलता की सबसे ऊंची मंजिल पे हों। अगर आपके अंदर विश्वास और उत्साह होगा तो विश्वास और उत्साह बनाए रखो और निश्चित रूप से आप सीखोगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।